नमस्कार, मैं हूं ललित नारायण कांडपाल। आज पूरी दुनिया में विश्व अस्थमा दिवस मनाया जा रहा है। अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जिसके दुनिया भर में करोड़ों पेशेंट हैं। हर साल लाखों लोग अपनी जान गंवा देते हैं और आज के ही इस दिन में इसे मनाया दरअसल इसलिए जाता है, मई महीने के पहले मंगलवार को इस बीमारी के जो एक लेकर अवेयरनेस का जो डे है, वर्ल्ड अस्थमा डे, क्योंकि अलग अलग बीमारियों को लेकर अलग अलग दिन बनाए हुए हैं, तो इसलिए अस्थमा को लेकर भी एक दिन है। और हम उस दिन को आज एक तरह से यहाँ पर इसलिए आप लोगों के सामने जानकारी लेकर सामने आ रहे हैं ताकि आप लोग जाने कि ये कितनी खतरनाक बीमारी है। और आज के इस दौर में जबकि एयर पोल्यूशन की समस्या बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में ये और कितनी खतरनाक बन गई है। आप लोगों तक इस बीमारी को सही तरीके से पहुंचाने के लिए आज हमारे साथ दो एक्सपर्ट भी मौजूद हैं। सबसे पहले मैं उनका परिचय कराना चाहूंगा। मेरे साथ मौजूद हैं जसलोक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर मुंबई के कंसल्टेंट पल्मोलॉजी डॉक्टर निमिष शाह। डॉक्टर निमिष शाह, आपका बहुत बहुत स्वागत है बिजनेस वर्ल्ड में। और साथ में मेरे साथ मौजूद हैं अमृता हॉस्पिटल फरीदाबाद के कंसल्टेंट पल्मोलॉजी मेडिसिन डॉक्टर सौरभ पाहुजा। डॉक्टर पाहुजा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम की शुरुआत करें उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि वर्ल्ड अस्थमा डे जिसे आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और दुनिया भर में जिसके वो हैं, 2019 में दरअसल एक रिपोर्ट आई थी और इस रिपोर्ट में बताया गया था कि पूरी दुनिया में तकरीबन उस साल जो है 3.23 मिलियन यानी कि तकरीबन 32 लाख लोगों की मौत हो गई थी इसके कारण पूरी दुनिया भर में। दरअसल सामान्य तौर पर अस्थमा को लेकर एक बात यह भी कही जाती है कि ये एक ऐसी बीमारी है जो खराब हवा और दूसरी इन तरह की चीजों से होती है, लेकिन अमेरिका में हुई एक स्टडी ये बताती है कि ये बीमारी मोटापे के कारण भी बढ़ रही है। कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें यह दिखाई दे रहा है कि मोटापे ने भी इस बीमारी के मरीजों को बढ़ाने में एक बड़ी भूमिका अदा की है। बाकी और डिटेल में अब अपने डॉक्टर साहब के पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर निमिष, मैं आपके पास आना चाहूंगा और सेम क्वेश्चन को मैं डॉक्टर सौरभ पाहुजा आपके पास भी आऊंगा उसे लेकर। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं डॉक्टर निमिष आपसे, आप हमारे दर्शकों को ये समझाइए कि आखिर ये जो अस्थमा है, एक आम आदमी की भाषा में समझाइए कि आखिर ये अस्थमा होता क्या है और ये होता क्यों है। धन्यवाद ललित जी, और मुझे यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए खूब खूब आभार। अस्थमा या दमा जिसे हम दूसरी भाषा में कहते हैं सामान्य भाषा में कि ये जो बीमारी है, इसमें हमारे लंग्स या फेफड़े जो होते हैं वो किन किन लोगों में ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो जैसे कि धूल मिट्टी है, जैसे कि धूप अगरबत्ती है, कोई फ्रेग्रेंस परफ्यूम इत्र लगा दिया, तो उसकी वजह से लंग्स में इरिटेशन हो जाती है और उसकी वजह से लंग्स में कंजेशन बढ़ जाता है आम आम भाषा में। और ये सेंसिटाइज्ड लंग्स जिसे कहते हैं उसे हम अस्थमा कहते हैं। अस्थमा जनरली जो हम देखते हैं 70 से 80% अस्थमा एलर्जिक अस्थमा रहता है। मतलब जैसे कि जिनमें हमें ट्रिगर मिलता है कि जैसे कि मौसम बदल गया, धूल मिट्टी से ये एक्सपोजर हो गया, या किसी ने धूप अगरबत्ती घर में जला दी, तो उसकी वजह से ये बढ़ जाता है। ये अस्थमा, हमें एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि ये डायबिटीज ब्लड प्रेशर जैसा है। एक बार अगर किसी को अस्थमा होता है तो उसे हम जड़ से उखाड़ नहीं सकते, जड़ से निकाल नहीं सकते, पर उसे अच्छे से कंट्रोल में ला सकते हैं। और कंट्रोल हम 3-4 चीजों से करेंगे जो आई थिंक हम आगे चल के क्वेश्चन में बात करेंगे, बट बेसिकली दिस इज अस्थमा। डॉक्टर सौरभ पाहुजा, आप भी एक बार थोड़ा हमारे दर्शकों के लिए समझाइए कि आखिर ये जो अस्थमा है ये क्या है, मतलब हमें कैसे पता चलता है कि हमें अस्थमा हो गया है और ये होता क्यों है दरअसल। जी ललित जी, जैसा कि डॉक्टर निमिष ने कहा और बहुत सही बताया कि अस्थमा अगर हम साधारण भाषा में समझें तो सांस की नलियों का सूजन अस्थमा है। हमारी सांस की नलियां जब भी किसी भी पदार्थ के एक्सपोजर से, जैसे डॉक्टर निमिष ने बताया कि एलर्जन, धूल, धूप, अगरबत्ती, खुशबू, इनमें किसी भी प्रकार की चीजों से जब हमारी सांस की नलियां सेंसिटिव होती हैं या एलर्जिक होती हैं
तो वह सूजन की प्रक्रिया को आरंभ कर देती है। सांस की नलियों का सूज जाना ही अस्थमा है, जिसको आमतौर पे लोग एलर्जिक ब्रोंकाइटिस या दमा साधारण भाषा में समझते हैं। इसमें आपके हिसाब से जो आपका सवाल है कि मरीज को कैसे पता चले कि उसे अस्थमा है या नहीं है, बिल्कुल। तो देखिए 3 कॉमन सिम्टम हैं। अगर किसी इंसान को कंटिन्यूअसली खांसी मतलब लगातार खांसी आ रही है, किसी इंसान की सांस फूल रही है, किसी इंसान को उसकी छाती में कंजेशन या छाती में टाइटनेस, खिंचाव महसूस हो रहा है, सांस लेते समय सांस की आवाज जिसे हम सीटी जैसी या वीजिंग या विस्लिंग टाइप का साउंड आ रहा है, तो इसका मतलब वो पर्टिकुलर पर्सन जो है उसको शायद अस्थमा या एलर्जिक ब्रोंकाइटिस या दमे की शिकायत हो सकती है। तो उसे जाके अपने स्वास्थ्य के डॉक्टर से या सांस के डॉक्टर से जांच परामर्श करना लेना है। जी 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 बिल्कुल। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, हमने अक्सर ये देखा है कि हम लोग जब बीमारी, कोई भी किसी की बीमारी के बारे में जानते हैं, तो हमारे मन में एक सबसे पहला सवाल ये आता है कि दरअसल इस बीमारी का इलाज हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो थोड़ा अस्थमा के बारे में बताइए, ताकि लोग ये जाने कि आगे हम चल के ये जानेंगे कि ये किन कारणों से भी होता है। लेकिन पहले ये दर्शकों के लिए बताइए कि क्या ये जो बीमारी है इसका इलाज हो सकता है या नहीं हो सकता। जी, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ये बहुत बड़ा इस चीज को लेके वो है, लोगों के बीच में अंधविश्वास है कि अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज करने की जरूरत नहीं होती है, ये अपने आप चली जाती है, इस बीमारी से कोई ज्यादा नुकसान नहीं होता है, और इस बीमारी का इलाज जो इनहेलर है वो नहीं लेना चाहिए क्योंकि इसकी आदत लग जाती है। सबसे पहले पहला सवाल, अस्थमा का इलाज हो सकता है। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में हमारे पास इतनी अच्छी अच्छी दवाइयां मौजूद हैं जो बिना किसी खास साइड इफेक्ट के अस्थमा को अच्छे से कंट्रोल कर सकती हैं। जैसा डॉक्टर निमिष ने कहा कि अस्थमा भी डायबिटीज और हाइपरटेंशन की तरह है, तो अस्थमा में यूजुअली जिस किसी इंसान को एलर्जी की शिकायत होती है, वह एलर्जी उनके साथ उनकी उम्र भर रहती है। बट आज के जमाने में इतनी अच्छी दवाइयां मौजूद हैं कि इस अस्थमा को हम एडिक्वेटली कंट्रोल कर सकते हैं। तो अस्थमा का इलाज संभव है? जी हाँ, अस्थमा का इलाज संभव है। और इसका इलाज मेनली इनहेलर्स की फॉर्म में होता है, जिसे हमारे समाज में बहुत लोग ये मानते हैं कि इनहेलर एक बार शुरू कर देंगे तो हम इससे कम नहीं कर पाएंगे, बट ऐसा नहीं होता है। अगर आपका अस्थमा काबू में आ गया है तो हम जो लंग्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं इस अस्थमा की दवाइयों को भी टाइम टू टाइम कम कर देते हैं। और कई बार ऐसे मरीज भी होते हैं 20 से 30% जिनके अंदर दवाइयां लेने की उन्हें जरूरत साल भर में 1 महीना या 2 महीना ही पड़ती है, बाकी साल उन्हें दवाई लेने की जरूरत भी नहीं पड़ती। नहीं पड़ती है। डॉक्टर निमिष साहब, आप बताइए कि क्या इलाज तो हो सकता है, लेकिन क्या आसानी से हो सकता है या फिर स्टेज बाय स्टेज ही पेशेंट के हिसाब से इलाज होता है, और कितना कंफर्टेबल इलाज है अगर मैं कहूँ एक तरह से आम आदमी की रीच में। नहीं, जैसे डॉक्टर पहुजा ने कहा था कि हमारे पास बहुत अच्छी दवाइयाँ आई हैं और अस्थमा का इलाज आसान है। सबसे पहले इनहेलर्स हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं, और इनहेलर्स भी एक बार हम लोग ने मरीज को सिखा दिया कि सही ढंग से कैसे लेना है, तो वो जनरली दिक्कत नहीं होती है उसमें। पर बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब हम दवाइयाँ लिख के देते हैं पेशेंट्स को, तो उसमें पेशेंट को उसकी कंप्लायंस, मतलब उसको चालू रखने की बहुत ज़रूरी है। मतलब जैसे ही अगर दवाई छोड़ देते हैं और दमा अगर कंट्रोल में नहीं आया है, तो फिर आगे चल के वो दमा कंट्रोल में लाना कभी-कभी मुश्किल हो जाता है। मुश्किल हो जाता है। क्योंकि उसकी, जैसे कि दवाई की जो इफ़ेक्टिवनेस है, वो जैसे उम्र बढ़ती जाती है, उसकी इफ़ेक्टिवनेस कम हो सकती है, अगर हम सही ढंग से उसकी ट्रीटमेंट ना करें। अच्छा, आप दूसरा है, हाँ जी। हाँ हाँ, आप बताइए प्लीज कहिए। हाँ, दूसरा है, अभी हर जगह हर मेडिसिन हम लोग प्रिसिशन मेडिसिन कहते हैं जिसे, कि मतलब अभी पहले एक दौर ऐसा था कि हम जब सभी पेशेंट को सेम दवाई देते थे, पर अभी हमें पता है, अभी रिसर्च इतनी आगे बढ़ चुकी है कि हर तरीके का अस्थमा, हर पेशेंट का अस्थमा अलग होता है और हर पेशेंट के सिम्पटम्स अलग होते हैं। तो उसकी वजह से हम पेशेंट को भी प्रिसिशन, मतलब पेशेंट के हिसाब से उनको जो दिक्कत हो रही है, वो हिसाब से हम लोग दवाई प्रिस्क्राइब करके देते हैं। ऐसा नहीं है कि 10 मरीज आ गए अस्थमा के और उन 10 को सेम दवाई दे दी, ऐसा नहीं होता है। तो पेशेंट की जो कंप्लेंट्स रहती है, पेशेंट के जो ट्रिगर रहते हैं, पेशेंट के अस्थमा के साथ अगर सर्दी रहती है या एसिडिटी रहती है, तो हम उसके साथ-साथ में उसकी भी दवाई करते हैं। तो उससे हमें पता चलता है कि
अस्थमा उनका कंट्रोल में कैसे आए। तो ये दिस इज द मॉडर्न वे ऑफ ट्रीटिंग अस्थमा। आपने इनहेलर का जिक्र किया अपनी इस पूरी बातचीत में। आपने कहा हाँ कि जी। हम लोग आजकल इनहेलर देते हैं और लोग अच्छे से उसका इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब अक्सर कई बार हमने ऐसा भी देखा है कि इनहेलर का बहुत ही फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होता है और बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। क्या कभी ऐसी कंप्लेंट्स आती हैं आपके पास? और जो लोग सो करते हैं उनके लिए आप क्या एडवाइस करेंगे? क्या करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? एक है वो पेशेंट्स बार बार इनहेलर देना पड़ता है, तो ये 1% कंट्रोल में नहीं हुआ है और उनका डोज सही अभी सुनाई दे रहा है आपको? हेलो हाँ 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 हाँ, बिल्कुल हेलो। बिल्कुल हाँ बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। सो सो ये आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए दो पॉसिबिलिटीज है, जैसे मैं बता रहा था कि एक पॉसिबिलिटी है कि पेशेंट कंट्रोल में नहीं है इसीलिए उनको ज्यादा इनहेलर लेना पड़ रहा है, तो दैट इज वन पॉसिबिलिटी। तो इस परिस्थिति में पेशेंट शुड कम बैक टू द डॉक्टर और हमें देखना पड़ेगा, उसको असेस करना पड़ेगा, उनके कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे, इनहेलर टेक्निक उनकी चेक करनी पड़ेगी कि वो बराबर से ले रहे हैं कि नहीं, और वो हिसाब से हम लोग ट्रीटमेंट करके उनका डोज एडजस्ट कर देते हैं ताकि उनका अस्थमा कंट्रोल में रहे। दूसरा जो होता है वो हैबिचुअल इनहेलर बोलते हैं हम उनको, मतलब उनको एक जैसे कि हैबिट पड़ जाती है, बट आई थिंक ये बहुत ही रेयर होता है। ओके, एंड इसमें जनरली इट इज ये प्योर अस्थमा की वजह से नहीं होता है, मतलब उसमें और कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जहाँ पे थोड़ा सिंपैथी सीकिंग वगैरह होता है, जहाँ की इनहेलर लिया कि कुछ ऐसी सिचुएशन होती है कि बच्चों को कोई स्पोर्ट्स में फोर्स कर रहा है और बच्चों को स्पोर्ट्स नहीं करना है, तो वो लोग प्रिटेंड करते हैं कि मुझे अस्थमा है और ज्यादातर पंप लेते हैं। तो अगर कोई पेशेंट बहुत ज्यादा इनहेलर्स ले रहा है, ओके, तो मतलब वो सही नहीं है, तो उसको इवैल्यूएट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सारी चीजें जो है हम आसानी से उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। डॉक्टर पाहुजा, अगर आप इस पर कुछ कहना चाहें तो प्लीज कहिए हमारे दर्शकों के लिए। क्या आपके पास कभी ऐसे लोग आते हैं जो फ्रीक्वेंटली इसके एक तरह से हैबिचुअल हो जाते हैं? जी, आपका सवाल बिल्कुल सही है कि फ्रीक्वेंटली इस तरह के पेशेंट्स हम लोग अपनी ओपीडी में डे टू डे प्रैक्टिस में देखते हैं। लेकिन अगर मैं अस्थमा के ट्रीटमेंट की बात कहूँ, तो सही ड्रग सबसे पहले इंपॉर्टेंट इज सही ड्रग। सही ड्रग का मतलब आज इनहेलर्स बहुत सारे हैं अवेलेबल मार्केट में। मरीज को तो लगता है हर इनहेलर एक जैसा है और हर इनहेलर का जो कॉम्पोजिशन है वो सेम है। तो सही ड्रग, सही केमिकल, दैट मीन्स सही मात्रा में अगर दिया गया, सही तरीके से लिया गया और सही समय पर लिया गया, अगर ये चारों चीजें सुनिश्चित कर ली जाए तो 100% में से लगभग 75 से 80% मरीज आपके अस्थमा के ठीक हो जाएंगे। उन्हें बार बार इनहेलर नहीं लेना पड़ेगा। लगभग 20% मरीज फिर भी आपके पास लौट के आएंगे ये सब करने के बाद भी। उन 20% में से भी लगभग 15% मरीज ऐसे होंगे जिनके अंदर कोई ना कोई और दिक्कत होगी, या तो उनको बार बार उनके एलर्जन का एक्सपोजर हो रहा होगा, या कोई ना कोई और फैक्टर होगा बॉडी में जो उनके अस्थमा को कंट्रोल नहीं होने दे रहा होगा कि उन्हें बार बार इनहेलर लेना पड़ रहा है। अगर आप उनकी ढंग से हिस्ट्री लेंगे, उन्हें ढंग से पूछेंगे, वो अपनी सारी बातें बताएंगे, तो आपको पता चलेगा कि वो मरीजों में भी सुधार मिनिमल डोज से आ सकता है। लगभग इन सब चीजों को करने के बाद 5% ऐसे व्यक्ति होते हैं विश्व भर में, हिंदुस्तान में भी, जिनका अस्थमा फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा और उनको बार बार इनहेलर लेने की जरूरत पड़ती है, जिन्हें हम सीवियर अस्थमैटिक्स कहते हैं। इनके लिए भी आज विज्ञान में ऐसी कुछ दवाएं मौजूद हैं कि जिससे इनका अस्थमा भी कंट्रोल किया जा सकता है। बट अगर आप ओवरऑल पिक्चर देखें तो आपके 100 मरीजों में से 95% मरीज सही ड्रग, सही डोज, सही तरीके से ले और सही समय पे ले तो वे ठीक हो जाएंगे और उन्हें बार बार इनहेलर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ही एक अगले सवाल की शुरुआत करना चाहूंगा। एक सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि मैं अगर एक हेल्दी लाइफ जी रहा हूँ और अगर मैं सामान्य तरीके से जी रहा हूँ, तो मैं कैसे पहचान सकता हूँ कि कहीं मैं ऐसा तो नहीं कि मैं अस्थमा का पेशेंट हूँ? हालांकि आपने शुरुआत में कुछ बताए थे सिम्टम्स, लेकिन मैं थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल में जानना चाहता हूँ। क्या हमें जो, और खास तौर पर ये मेरा सवाल स्मोकिंग करने वाले लोगों के लिए है। उन्हें कई बार जब हम कहते हैं कि आप ऐसा मत करिए, या कोई भी कहता है, तो वो लोग जनरली ये कहते हैं कि इससे हमें कुछ नहीं होगा। तो क्या हम ये जान सकते हैं कि हम अगर कोई ऐसी चीज कर रहे हैं, मानी स्मोकिंग कर रहे हैं, या कोई स्मोकिंग नहीं भी कर रहा है, क्योंकि हमारी आसपास की हवा ही इतनी खराब है,
तो मैं उनके लिए जानना चाहूंगा कि कैसे पता करें हम कि हमें अस्थमा है या नहीं है। सो देखिए, जैसा कि आज की बात करें तो आज विज्ञान में इतने बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल है जिससे हम अस्थमा का पता लगा सकते हैं। बट ये टेस्ट तो आप तब करेंगे जब मरीज आपके पास आएगा और जब मरीज ये पहचानेगा कि उसे ये जो लक्षण हो रहे थे अस्थमा के लक्षण हैं या नहीं है। तो अस्थमा के 3 या 4 सबसे कॉमन लक्षण क्या हैं? मरीज को खांसी आना, चाहे वो सूखी खांसी ही हो, मरीज की छाती में तनाव या टाइटनेस होना, मरीज की सांस फूलना, मरीज की सांस के साथ साए साए करके या विस्लिंग करके साउंड आना। इस तरह के कोई भी सिम्टम अगर कोई मरीज को हो रहे हैं, जो वक्त के साथ बदलते रहते हैं, वक्त के साथ बदलते रहते हैं मतलब जैसे मौसम बदला उनके सिम्टम बढ़ जाते हैं, मौसम ठीक हो उनके सिम्टम ठीक हो जाते हैं। किसी पर्टिकुलर चीज जैसे पेंट, परफ्यूम, अगरबत्ती आने के बाद ये सब सिम्टम बढ़ जाना, किसी पर्टिकुलर वेदर में बढ़ जाना, रात्रि के समय सब सिम्टम बढ़ जाना। अगर कोई व्यक्ति इन सब चीजों से ग्रसित है तो वह व्यक्ति में आशंका है कि इन्हें अस्थमा हो सकता है। तो इस तरह के व्यक्ति को इस चीज को आम भाषा में जिसे लोग बोल देते हैं मुझे नॉर्मल सर्दी खांसी हो गई है, यह ना मानते हुए ये मान लेना चाहिए कि मुझे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बॉडी में चल रही है और मुझे इसके लिए मेरे स्वास्थ्य कर्मी से जाके परामर्श लेना है। अगली बात, जो लोग स्मोकिंग कर रहे हैं, तो स्मोकिंग वाले लोगों में भी हो सकता है कि स्थिति हो कि उनको भी अस्थमा की टेंडेंसी पहले से मौजूद हो, जो कि स्मोकिंग बढ़ा देती है। तो अगर वे लोग स्मोक कर रहे हैं और स्मोक करते करते नॉर्मल खांसी भी आ रही है, वह भी नॉर्मल नहीं है। आज अगर हम अपनी ओपीडी की बात करें, अगर एक स्मोकर आपके हमारे पास आता है, हम उससे बोलते हैं कि आप धूम्रपान करते हैं, कि आपको खांसी आती है, वो कहते हैं कि हाँ डॉक्टर साहब आती है और ये कि नॉर्मल बात है, जबकि नॉर्मल बात नहीं है। किसी भी व्यक्ति को जिसको भी खांसी आ रही है, चाहे वो स्मोकिंग के कारण हो या बिना किसी स्मोकिंग के हो, उसे इसे नजरअंदाज नहीं करना है। उसे अपने स्वास्थ्य कर्मी से जाके परामर्श लेना है और खासकर जब ये स्मोकिंग साथ में सांस की दिक्कत, साए साए की आवाज वक्त के साथ बदलती है, एलर्जन के एक्सपोजर के साथ बढ़ जाती है, देन डेफिनेटली देयर इज अ चांसेस कि ये जो व्यक्ति है यह अस्थमा से ग्रसित हो सकता है। अच्छा, तो हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि अगर मौसम के साथ हमारी बीमारी में किसी तरह का वेरिएशन आ रहा है Solution तो है। फिर हमें उसको दिखाने की बहुत ज्यादा जरूरत है और बिल्कुल। अपनी खांसी को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जी जी बिल्कुल। डॉक्टर निमिष हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, सॉरी। डॉक्टर निमिष, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मैं ये कैसे पहचानूं कि मुझे अस्थमा हो गया है या नहीं है। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि अस्थमा के 3 मेन सिम्टम्स है। एक तो खांसी आना, खांसी सूखी भी आ सकती है, उसमें कफ भी आ सकता है, ठीक है। दूसरी बात है कि बीच-बीच में सांस फूलना, और तीसरी बात है छाती में से आवाज आना, जिसे कि हम सीटी कहते हैं, व्हिस्टलिंग, व्हीजिंग जैसे हम मेडिकल टर्म्स में कहते हैं। तो ये 3 जो है वो सबसे मेन सिम्टम्स है। इसके साथ-साथ में जिनको एलर्जिक अस्थमा रहता है, उनको 50 से 60% लोगों को सर्दी भी रहती है साथ में। तो टिपिकली ऐसा होता है कि उनको सर्दी रहती है, या तो पानी बहता है या नाक जाम हो जाता है, उसके बाद गला खराब होता है और फिर चेस्ट में कंजेशन हो जाता है। तो ये भी एक सिम्पटम है जिसे हम पकड़ में आ सकते हैं कि इनको अस्थमा है। किन-किन लोगों को हम इंटरमिटेंट अस्थमा कहते हैं, कि मतलब उनको साल भर में कंटिन्यूअस सिम्पटम्स नहीं रहते हैं, पर जैसे ही मौसम बदल गया या उनको किसी भी चीज़ की एलर्जी है और वो एलर्जी से एक्सपोज़र आ गया और तो उनको सिम्पटम्स आ जाते हैं, तो उसको और ये सेम सिम्पटम्स फिर से बार-बार आना, मतलब साल में अगर कोई मरीज़ मुझे आके कहता है कि मैं साल में कम से कम 4 या 5 बार एंटीबायोटिक्स लेता हूँ क्योंकि मुझे चेस्ट में कंजेशन हो जाता है, इन्फेक्शन होता है, तो वो सही बात नहीं है। एंड ये इटसेल्फ एक अस्थमा का सिम्पटम हो सकता है। बिल्कुल, आपने सही कहा। और सर्दियों में ये परेशानी ज्यादा बढ़ जाती है, हमने ऐसा देखा है, क्योंकि हाँ जब जी। कभी भी सर्दियों में एयर पोल्यूशन आता है या दूसरी चीजें आती हैं तो हमने देखा है कि उस वक्त इस तरह के पेशेंट ज्यादा हो जाते हैं और अस्पतालों में सांस के पेशेंट्स की संख्या बढ़ जाती है। तो एयर पोल्यूशन पर ही मैं आया हूँ और इसी पर मेरा एक सवाल आपसे यह है कि हम देख रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर में जो है डॉक्टर साहब की एयर पोल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या है और ज्यादातर शहरों में एयर पोल्यूशन हो रही है। एयर पोल्यूशन के कारण मरीज भी बढ़ रहे हैं, ये भी हम देख रहे हैं। पर सवाल यह है कि हम एयर पोल्यूशन के बीच में रहते हुए कैसे अपने आप को ठीक कर सकते हैं या कैसे ठीक रह सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि कई लोगों की, सैकड़ों लाखों करोड़ों लोगों की यहाँ पर एक तरह से आजीविका चल रही है, उनका लिवलीहुड चल रहा है, वो लोग कमा रहे हैं। तो ऐसे में जब एक मौसम खराब है, हवा खराब है, हम अक्सर देख रहे हैं कि पीएम लेवल बहुत ज्यादा रहता है, तो ऐसे में हम क्या करें जिससे कि हम
इस बीमारी की ओर जाने से बच सके? जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि पोल्यूशन हम सबके लंग्स को अफेक्ट करता है, चाहे हम अस्थमैटिक हैं या नहीं हैं, पोल्यूशन का हम सबके लंग्स पे अफेक्ट पड़ रहा है। और ये आगे आने वाला समय और आगे आने वाला रिसर्च हमें बताएगा कि किस हद तक पोल्यूशंस ने एक आम इंसान को, जिसको अस्थमा नहीं भी था, उसके लंग्स को अफेक्ट किया है। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें हमारे अस्थमैटिक भाइयों की, जिनको अस्थमा की शिकायत है, उन पे पोल्यूशन का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि उनका अस्थमा का कंट्रोल पोल्यूशन वाले वक्त में, समय में हमेशा बिगड़ जाता है। बिगड़ जाता है। उनके लिए क्या क्या चीजें हैं जो वे कर सकते हैं जिससे उनका अस्थमा का कंट्रोल बेटर रहे? एक तो जो भी दवा उन्होंने अपने डॉक्टर से लिखवाई है अपने अस्थमा के कंट्रोल के लिए, उन्हें उस दवा को नियमित लेना है और बराबर डोज में लेना है, उस डोज को स्किप नहीं करना है। अगर उसके बाद भी सिम्टम नहीं कंट्रोल हो रहा है, सपोज सिम्टम बढ़ गया है, तब उन्हें अपने डॉक्टर को जाके परामर्श करना है। और हो सकता है कि उनकी उस पर्टिकुलर टाइम के लिए 1-2 महीने 3 महीने, जब प्रदूषण ज्यादा रहता है, थोड़ी डोजिंग बढ़ाई जा सके या बढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है। दूसरा, उन्हें अपने आप को पोल्यूशन के एक्सपोजर से बचाना है, जैसे कि अर्ली मॉर्निंग घर से बाहर नहीं निकलना, लेट नाइट घर से बाहर नहीं निकलना, जिस समय वातावरण में PM 2.5 लेवल बढ़े हुए रहते हैं उस समय नहीं। दूसरी चीज, जब भी बाहर निकले मास्क पहन के बाहर निकलें, ठीक है। इन पोल्यूशन वेदर में एक बहुत बड़ी समस्या जो हमारे देश में हमेशा होती है, वो होता है वायरल इन्फेक्शंस बहुत बढ़ जाते हैं। बिल्कुल ठीक की है। सर्दियां आती हैं, वायरल इन्फेक्शन का लेवल बढ़ जाता है। तो इन व्यक्तियों को जो कि एलर्जिक हैं, अस्थमैटिक हैं, इस सीजन के शुरू होने से पहले जो कॉमन वैक्सीन्स हैं वायरसेस के खिलाफ, जैसे कि आजकल हम कोरोना की वैक्सीन तो लगाते ही हैं, वहीं साइड बाय साइड फ्लू की जो वैक्सीन होते हैं, जिसे कॉमन फ्लू, इन्फ्लुएंजा, स्वाइन फ्लू या इस कई नामों से पुकारा गया है, उसकी जो भी वैक्सीन उस समय अवेलेबल है, मौजूद है, वो वैक्सीन भी लगवानी है, ताकि वे इस आने वाले वायरल इन्फेक्शन से बच सकें और ये वायरल इन्फेक्शन उनके अस्थमा के कंट्रोल को बिगड़ने से बचा सके। बट सबसे जरूरी, मास्क लगाना, नियम से दवाई लेना, सही समय पे घर से बाहर निकलना, और जब भी निकलना हमेशा अपना इनहेलर और सब चीज अपने साथ रह के निकलना, ताकि अगर अटैक पड़े तो उनके पास उनकी दवाई उस समय मौजूद हो उसको टेक केयर करने के लिए। और अगर इनमें से कोई भी चीज काम नहीं कर रही हो तो अपने डॉक्टर से जाके परामर्श करना। परामर्श करें। डॉक्टर निमिष, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर मैं हेल्दी हूं और मैं दिल्ली एनसीआर में जॉब करता हूं, क्योंकि एयर पोल्यूशन तो मुझे भी नुकसान पहुंचाएगी, भले ही मुझे अस्थमा ना हो, क्या कोई ऐसा तरीका है कि मैं इस एयर पोल्यूशन से अपने लंग्स को हेल्दी रख सकता हूं, बचा सकता हूं, कम इफेक्टिव मेरे ऐसी स्थिति पैदा कर सकता हूं कि मैं ये एयर पोल्यूशन मुझे ज्यादा नुकसान ना पहुंचाए? जैसे कि डॉक्टर पहुजा ने क्वाइट राइटली डिस्कस किया कि अस्थमा में जैसे हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं, तो वो सेम प्रिकॉशंस एक हेल्दी नॉन एस्मेटिक भी ले सकता है। जैसे कि ट्वाइलाइट्स जिसको कहते हैं कि सूर्यास्त और सनसेट और सनराइज को अवॉइड करना है। वो दैट इज द टाइम कि जब एयर क्वालिटी और बिगड़ जाती है, तो वो डेफिनेटली वो टाइम्स अवॉइड करने हैं। हेल्दी बैलेंस्ड डाइट, एक्सरसाइज, योगा, ये सब करके वी कैन मेंटेन, मेक श्योर कि हमारा वजन बना रहे, ओवरवेट ना रहे। सो ये सब अपने जो हेल्दी लाइफस्टाइल्स हम लोग बोलते हैं, अगर वो फॉलो करें तो उससे हमारे लंग्स को बहुत फायदा होता है। बच्चों में हम लोग देख रहे हैं कि आजकल बहुत ज्यादा अस्थमा बढ़ रहा है, इसकी क्या वजह है? सो पार्टली एयर पोल्यूशन वो बच्चों को भी इक्वली अफेक्ट करता है जितना एडल्ट्स को इफेक्ट करता है। बच्चों की लाइफस्टाइल भी अगर हम देखें तो पहले जो बच्चे बाहर खेल सकते थे वो कम हो रहा है। बच्चे धीरे धीरे वो ककून जैसे एनवायरनमेंट में वो खिल रहे हैं। जैसे जैसे कि बच्चे प्ले एरिया में ज्यादा जाते हैं, बाहर नहीं खेल रहे, तो उनको वो खुली हवा नहीं मिलती है, उनको इनफ विटामिन डी नहीं मिलता है क्योंकि वो धूप में नहीं खेलते हैं। तो इससे उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है और उनको जितने ही क्लोज एनवायरनमेंट में खेलेंगे उतना ही उनका रिस्क ऑफ एक्सपोजर, जैसे कि डस्ट है, जैसे कि डस्ट माइट्स है, उससे ज्यादा बढ़ जाता है। और जितना अर्ली हमें एक्सपोजर होता है उतना अर्ली एलर्जीज होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। और इसीलिए और वन बिगेस्ट फैक्टर जो चिल्ड्रन में हम लोग देख रहे हैं कि चिल्ड्रन का जो ओवरऑल BMI है वो बढ़ते जा रहा है। And BMI with immunity और poor lifestyle where exercise और diet को इतना importance नहीं दे रहे, उसकी वजह से भी अस्थमा जल्दी आ सकता है और अस्थमा की इंसिडेंस बढ़ सकती है।
डॉक्टर पाहुजा, आप क्या कहेंगे कि बच्चों में कितने केसेस बढ़ रहे हैं और क्या वजह है इसकी बढ़ने की? जैसे डॉक्टर निमिष ने बिल्कुल सही कहा कि बच्चों में अस्थमा बहुत बढ़ रहा है और आजकल हम बहुत सारे बच्चों को देख रहे हैं जो कि इस अस्थमा की प्रॉब्लम से ग्रसित हैं। उसके मूल रूप से कारण एयर पोल्यूशन, क्योंकि जब से वो पैदा हो रहे हैं, खासकर अब इस सदी में पैदा होने वाले बच्चे की हम बात करें, तो उनको बचपन से ही वो पोल्यूशन का एक्सपोजर मिला है, जो शायद हमें हमारे बचपन में नहीं मिला था। जब हम छोटे होते थे तब इतना पोल्यूशन नहीं था, लेकिन आज का बच्चा जब वो पैदा हो रहा है, खासकर जो भी दिल्ली एनसीआर में हो रहा है, उसे बचपन से ही उस पोल्यूशन का एक्सपोजर मिला है। यहाँ तक कि दिल्ली एनसीआर में तो ये स्थिति आ जाती है, आपने देखा है कि स्कूल्स तक बंद करने पड़ते हैं इस पोल्यूशन के कारण। बिल्कुल पहली ठीक। चीज। दूसरी चीज, आजकल के जो लोगों का लाइफस्टाइल हो गया है, जैसे कि आजकल नॉट जस्ट मेल्स, जिस तरह से फीमेल्स भी स्मोक करने लगी हैं, स्पेशली जब ये फीमेल्स प्रेगनेंसी प्लान करती हैं, तो इनकी की हुई स्मोकिंग आगे चल के इनके होने वाले बच्चों पे भी अफेक्ट करती है और इनके बच्चों की लंग हेल्थ को भी अफेक्ट करती है, वो भी सिग्निफिकेंटली। तो जो ये बच्चे पैदा होते हैं जिनके माता पिता धूम्रपान करते हैं, उनके बच्चों में हमेशा देखा गया है कि उनके लंग्स कंपैरेटिवली वीक होते हैं एज कंपेयर टू जिनके माँ बाप स्मोकिंग नहीं करते हैं। बिल्कुल। तीसरी चीज, बच्चों में, जैसा डॉक्टर निमिष ने बहुत सही कहा, बीएमआई मतलब हमारा वेट बाय हाइट का जो रेशियो होता है, यानी कि मोटापा। आज की डेट में अगर हम दिल्ली में ही या एनसीआर में ही कोई अध्ययन करें, अध्ययन हुए भी जो है, उसमें पाया गया है कि हर तीसरे से चौथा बच्चा क्लास के अंदर ओबीज है। एंड जैसा कि आपने भी प्रोग्राम शुरुआत में कहा था कि ओबेसिटी से अस्थमा अफेक्ट होता है, वहीं इन बच्चों में इनकी ओबेसिटी भी कुछ हद तक कारण है इनके अस्थमा डेवलपमेंट का, एज वेल एज इनके अस्थमा के खराब कंट्रोल का। तो आजकल बच्चे जिस तरह से घरों में सीमित हैं, टीवी के सामने बैठे हैं, कोई बाहर का आउटडोर स्पोर्ट्स खेल नहीं रहे हैं, एक्सपोजर कम है, जो भी एक्सपोजर है वो पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में एक्सपोजर है, उनकी डाइट इतनी अच्छी नहीं है, पानी की क्वालिटी बहुत खराब है। तो इन सब चीजों के चलते बच्चे बहुत प्रोन हो गए हैं इस तरह की बीमारियां, जिसमें अस्थमा, डायबिटीज सब कुछ आता है, उन चीजों के लिए जो शायद हमें या हमारे माता पिता या हमारे दादा दादी में इतना प्रिवलेंट नहीं होता था। तो कुल मिलाकर आपकी बात को मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, तो आप ये कह रहे हैं कि जिस तरीके की हमारी लाइफस्टाइल हो गई है, उस लाइफस्टाइल में भी हमारी जो वजह है अस्थमा की, वो बहुत बड़ी जिम्मेदार है। इसी में मैं एक सवाल और जोड़ना चाहूंगा कि जैसा मैंने भी शुरुआत में कहा और आपने भी जिक्र किया, खान पान को लेकर किस तरह का ध्यान रखना चाहिए। फिर डॉक्टर निमिष, इसी सवाल का जवाब मैं आपसे भी चाहूंगा कि आप भी बताइएगा कि आखिर हमारे लाइफस्टाइल को हम क्या करें जिससे हम इस बीमारी से बच सकें। पहले डॉक्टर पाहुजा से, हाँ, आप बता दीजिए पहले, इसके बाद डॉक्टर पाहुजा से भी जानूंगा मैं। जी डॉक्टर निमिष। अच्छा, हाँ। सो बेसिकली जो लाइफस्टाइल हम कहते हैं, तो सबसे पहले तो जिनको अस्थमा होता है उनको काफी सारी एलर्जीज भी होती है। तो जैसे कि कोई भी ऐसा पदार्थ है जिसमें आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग होता है, जैसे कि हमारे ऑरेंज ड्रिंक्स है, हमारे फूड पैकेट्स है जिसमें फ्लेवरिंग्स होते हैं, तो ये एस्थमेटिक्स को अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज इससे उनका अस्थमा डेफिनेटली बढ़ जाता है। सेकेंडली, जैसे कि हम लोग ने पिछले कुछ क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि बीएमआई या अपना अपना मोटापा, जंक फूड, वेस्टर्न फूड से जो मोटापा बढ़ता है, उससे भी हमारे लंग्स की जो कंप्लायंस होती है, लंग्स की जो पावर रहती है, वो कम हो जाती है। इसीलिए हमें खाने पे कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि एटलीस्ट हमारा बीएमआई अच्छे से बना रहे और हमारा एज अ रिजल्ट हमारा अस्थमा भी कंट्रोल में रहे। बहुत कुछ सालों पहले यूके में फाइवर डे का प्रोग्राम चला था, एंड आई थिंक दैट इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम्स दैट आई हैव सीन, कि मतलब 5 फ्रूट्स और वेजिटेबल्स एवरी डे आपको खाने हैं। एंड अगर आप सोचे कि अगर मैं 3 फल 2 वेजिटेबल रोज खाऊं, तो ऑटोमेटिकली जो हमारी जो क्रेविंग्स होती है जंक फूड के लिए, वो कम हो जाती है। और उस जो फल और वेजिटेबल्स हम खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, उसमें ऑलरेडी इतने सारे विटामिन्स और मिनरल्स रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा डाइट हेल्दी हो जाता है। तो आई वुड स्टिल वाउच कि हमें ये फाइवर डे का प्रोटोकॉल रखना ही चाहिए हमारे लाइफस्टाइल में। डॉक्टर पाहुजा, मुझे एक बात आप समझाइए कि ये मोटापे से अस्थमा का क्या संबंध है, और ये मुझे भी समझाइए और ये हमारे दर्शकों को भी समझाइए। जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। मोटापे से देखा गया है कि जो भी लोगों को अस्थमा या अस्थमैटिक टेंडेंसी या कोई भी एलर्जीज की टेंडेंसी होती है,
उनका अस्थमा हमेशा बिगड़ जाता है। बिगड़ जाने का मतलब उनका अस्थमा कंट्रोल करना एक नॉर्मल अस्थमैटिक के कंपैरिजन में डिफिकल्ट होता है। एक पदार्थ है हमारे शरीर में लेप्टिन, तो लेप्टिन की मात्रा जब जब बढ़ती है हमारे शरीर में, जो कि मोटे लोगों में देखा गया है, उस लेप्टिन से ये देखा गया है, रिसर्च में पाया गया है कि उससे जो उनके अस्थमा के कंट्रोलिंग पावर होती है वो जो मेडिसिन की, वो कंपैरेटिवली कम हो जाती है। दूसरा, जब आपका पेट बढ़ेगा या जब आप मोटे होंगे तब आपके लंग्स को फैलने के लिए जगह कम मिलेगी। तो एक तरह से ये एक मैकेनिकल बैरियर भी है आपके लंग्स को सांस लेने में। अब हम जानते हैं हमारे लंग्स जब सांस लेते हैं तो पेट नीचे की तरफ चला जाता है, बट अगर कोई बहुत मोटा होगा, बहुत ओबीज होगा, तो उनकी लंग्स की जो कैपेसिटी होगी वह भी कम होगी एक पतले व्यक्ति के कंपैरिजन में। तो इसीलिए मोटापा एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जैसा मैंने आपको अपने पहले आंसर में बताया था कि लगभग 15 से 20% लोग फिर भी अस्थमा के कंट्रोल नहीं होते हैं। उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है, अगर वे लोग मोटे हैं तो उनका मोटापा भी उनके अस्थमा के कंट्रोल में हमेशा एक प्रॉब्लम का कारण रहेगा। और जैसा डॉक्टर निमिष ने कहा कि हमें जंक फूड से दूर जाना है और हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना है, उसका मेन रीजन अगर हम ये दोनों चीजें करते हैं तो इससे हमारा बीएमआई यानी कि हाइट बाय वेट का जो रेशियो है वो कम हो जाएगा, यानी कि हम एक हेल्दी बॉडी के साथ जिएंगे रेदर देन कि एक मोटापे वाले शरीर के साथ। और अब हम जो है अपने प्रोग्राम को थोड़ा आखिरी स्टेज की तरफ आके लेके चलते हैं। डॉक्टर निमिष, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर किसी को अस्थमा का अटैक आ जाए, मतलब परिवार में कई बार आ जाता है, फर्स्ट टाइम आ जाता है, तो क्या करना चाहिए उस वक्त, क्या करना चाहिए? तो इसमें अगर पेशेंट ऑलरेडी को पता है कि मुझे अस्थमा है और ट्रीटमेंट पे है, तो सबसे पहले वो एक्स्ट्रा इनहेलर ले सकते हैं। वो जो पफ बोलते हैं, वो एक्स्ट्रा पफ ले सकते हैं। दूसरा, अगर पता चला है कि क्यों उनका अस्थमा का अटैक आया है, जैसे कि अगर किसी ने घर पे परफ्यूम डाल दिया है जिसकी वजह से उनका अस्थमा बढ़ गया है, तो इमीडिएटली वो एक्सपोजर से दूर जाना चाहिए उन्हें। अगर वो ज्यादा ब्रेथलेस नहीं है तो एक्स्ट्रा पफ लेके वो जनरली कंट्रोल में आ सकता है। पर अगर उनका दम धीरे धीरे बढ़ रहा है और फूल रहा है और उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, जैसे कि पूरा सेंटेंस अगर वो खत्म नहीं कर पा रहे क्योंकि उनकी सांस फूल रही है, तो ये थोड़े साइंस है कि ये अस्थमा बढ़ रहा है और वो क्रिटिकल लेवल तक जा सकता है। तो इस परिस्थिति में हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। या तो हमारे फैमिली फिजिशियन को बुला देना चाहिए ताकि वो असेस करके इवैल्यूएट कर सके, उनका ऑक्सीजन लेवल्स, पल्स, ब्लड प्रेशर वगैरह चेक कर सके, या फिर हॉस्पिटल की कैजुअलिटी में जाके उनका असेसमेंट करवाना चाहिए। कभी-कभी नेबुलाइजेशन लगते हैं। नेबुलाइजेशन अगर हम पूरी सांस अंदर नहीं ले पा रहे, तो नेबुलाइजर हमें मदद करता है क्योंकि हमें वहाँ पे डीप ब्रेथ्स लेने की जरूरत नहीं पड़ती है और वो हमें इंस्टेंट रिलीफ देता है। डॉक्टर पाहुजा, डॉक्टर निमिष ने तो ये बताया कि जो लोग पेशेंट हैं ऑलरेडी, उनको जब अटैक आता है, लेकिन जब किसी आदमी को पहली बार अस्थमा का अटैक आता होगा, वो कैसे पहचाने कि मुझे अस्थमा का अटैक है, या फिर ये एक नॉर्मल, तो मैं थक नहीं रहा हूँ, क्योंकि सांस लेने में ही दिक्कत होती है असली तो देखिए, अगर मैं सही भाषा में कहूँ तो किसी को भी अगर सांस लेने में दिक्कत हो रही है और वह पहली बार ये दिक्कत महसूस कर रहा है, तो उसे सेल्फ मेडिकेट नहीं करना चाहिए। उसे सबसे पहले अपने नियरेस्ट पॉसिबल डॉक्टर से जाके मिलना चाहिए। जैसे डॉक्टर निमिष ने बिल्कुल सही कहा कि जो अस्थमैटिक है उसे पता है उसकी दवाइयां क्या है, वो कौन सा इनहेलर लेता है, क्या पफ लेता है। बट जिस इंसान को पता ही नहीं है कि उसे कभी कोई सांस की बीमारी रही है, या आज तक जिसने कभी महसूस नहीं किया किसी भी प्रकार की सांस की तकलीफ, लेकिन उसे सांस की दिक्कत हो रही है, जैसे कि खांसी आ रही है, सांस फूल रहा है, सीटी जैसी आवाज आ रही है, तो इसका मतलब हो सकता है कि उसे पहली बार ये अस्थमैटिक अटैक आ रहा हो। एंड ना हम सिर्फ अस्थमैटिक अटैक की बात करेंगे, बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिसमें इंसान का सांस फूल सकता है। तो रेदर देन कि वो घर पे खुद से नेबुलाइजर ले, इनहेलर ले किसी से पता करके कि अस्थमैटिक अटैक तो नहीं है, उसे पहले प्रॉपरली डायग्नोज करना है। बहुत बार हार्ट के पेशेंट्स को भी सिर्फ सांस फूल रहा होता है, बहुत बार और भी समस्याएं हैं जिनमें सिर्फ सांस फूल रहा होगा। तो सांस फूलने का मतलब अस्थमैटिक अटैक ही नहीं है। ऐसे में कई और स्थितियां भी हो सकती हैं जिनके कारण उन्हें सांस फूल रहा हो। तो बेहतर यही होगा कि वे जाएं, डॉक्टर से मिले, वो डॉक्टर डायग्नोज करे कि आपको ये अस्थमैटिक अटैक है, उसके बाद मेडिकेट करे, रेदर देन कि खुद से ही घर पे अपनी मेडिसिन स्टार्ट कर ले। अब आप मुझे क्लोजिंग कमेंट भी दीजिए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, 1 मिनट में शॉर्टली बताइए कि अस्थमा, अगर आपको किसी पेशेंट को समझाना हो कि ये कितना खतरनाक है,
तो आप क्या कहेंगे? तो जैसा आपने अभी शुरुआत में ही बताया कि लगभग 32 लाख से ज्यादा लोग एक साल में अस्थमा के कारण मर रहे हैं, तो ये एक विश्व भर में ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है लोगों को समझाने के लिए कि अस्थमा एक गंभीर समस्या है। इसको माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर में कैटेगराइज नहीं करना है। अगर अस्थमा है तो अस्थमा है, इसका इलाज उतना ही करना जरूरी है जैसे कि आपका डायबिटीज, हाइपरटेंशन या हार्ट की बीमारियों का या लंग की या लीवर की या किडनी की बीमारियों का इलाज है। तो अस्थमा एक जानलेवा बीमारी है अगर प्रॉपरली ट्रीट नहीं की गई तो। बट अगर हम इसको ठीक से इलाज करते रहेंगे तो इसके मरीज आराम से अपना एक नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल भी व्यतीत कर सकते हैं। थैंक यू। डॉक्टर निमिष, आपका क्लोजिंग कमेंट मैं चाहूंगा। जैसे कि डॉक्टर पहुजा ने कहा कि अगर 32 लाख लोग विश्व भर में अपनी जान गंवा रहे हैं अस्थमा के लिए, तो थोड़ा रिफ्लेक्शन हमारी ऊपर भी आता है कि वी एज द मेडिकल फ्रेटर्निटी, हमें अवेयरनेस बढ़ानी है एंड पेशेंट्स को एजुकेट करना है। वो स्टिग्मा तोड़ना बहुत जरूरी है कि अस्थमा एक बीमारी है जैसे डायबिटीज और ब्लड प्रेशर, और इसे हम आसानी से ट्रीट कर सकते हैं और अस्थमा से आप नॉर्मल लाइफ भी जी सकते हैं। सो अगर आपको अस्थमा है तो प्लीज घबराइए नहीं, कंसल्ट योर डॉक्टर एंड वी कैन मेक योर लाइफ बेटर। तो आज विश्व अस्थमा दिवस के मौके पर हम लोगों ने आपको ये समझाने की कोशिश की है अपने 2 एक्सपर्ट डॉक्टर्स के जरिए कि ये बीमारी कितनी खतरनाक है। अगर आपको कभी अटैक आता है, आपके घर में कोई पेशेंट है, तो उस वक्त आपको क्या करना है। डॉक्टर्स ने भी बड़ी एडवाइस दी है कि आप कैसे पहचान सकते हैं कि आपको ये बीमारी हो गई है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस खतरनाक बीमारी से बचने का सबसे बेहतर तरीका यह है कि इसे जानिए। और आज भी हमने ये पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को ये बताया जाए कि आखिर अस्थमा होता क्या है। आप लोगों को हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और हमें आप लोग ये बता सकते हैं कि अगर आप किसी और विषय पर भी इस चीज को देखना चाहते हैं, किसी और बीमारी के बारे में भी जानना चाहते हैं, तो हम अपने एक्सपर्ट डॉक्टर के जरिए आपकी उनसे मुलाकात भी कराएंगे, उनसे बातचीत भी करवाएंगे। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को इतनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देने के लिए। और मैं आप लोगों से विदाई चाहूंगा। नमस्कार। धन्यवाद। थैंक यू।